तो सॉरी फॉर द डिले इन लेक्चर। और आज का जो लेक्चर होने वाला है ये होने वाला है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड किरचॉफ के लॉ के ऊपर। अब बेसिकली मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं कि ये क्लास 12th की फिजिक्स यानी कि 12वीं की जो भौतिकी है उसका हिंदी का लेक्चर होने वाला है। अध्याय 13 विद्युत धारा के अंतर्गत ये कुछ विषयों को आज हम पढ़ने वाले हैं। जो विषय हैं विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर और किरचॉफ का नियम यानी कि किरचॉफ लॉ। हो सकता है हमारा इंटरेक्शन कम हो पाए या अच्छी तरीके से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाए क्योंकि मेरे को सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। लेकिन फिर भी आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। पहले मैं इन टॉपिकों के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है जिससे हम इस पर अच्छे से अच्छे नंबर अपने बोर्ड के अंदर ला सकें। ओके, सॉरी। देखो बेसिकली आज के जो हमारे टॉपिक हैं विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। ये जो दो टॉपिक हैं इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। क्या है? कम है। यानी ज़्यादातर चांसेस नहीं है कि इन टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। पूछा भी जाएगा तो वो कम से कम 2 नंबर के अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो किरचॉफ का लॉ जो कि 3rd नंबर का टॉपिक है जिसे हम आज की वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन दोनों के मुकाबले, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है ताकि ये आपकी समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आए। और ये नियम बच्चों को समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी देता है। अब किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे ये मान लीजिए, तो उन्होंने हमें 2 नियम दिए थे जिसके अंतर्गत हम इन्हें पढ़ेंगे। हालाँकि हम उन नियमों के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से ही जानते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। किरचॉफ ने हमें 2 नियम दिए थे, जिन्हें हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का सेकंड लॉ यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इन दोनों को पढ़ना है। और विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, इन दोनों टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको जनरली यू से डिनोट करते हैं। फिर है विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, जिसको जनरली पी से डिनोट करते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है, वो ये कि ऊर्जा और शक्ति के अंदर क्या रिलेशन है और ऊर्जा और कार्य के अंदर क्या रिलेशन है। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर और मेरी सनी देओल से चैलेंज कर लिया हमने एक दूसरे को। कल ही मैं मुझसे मिला था तो हमने एक दूसरे को चैलेंज कर लिया। हम चेक करना चाहते हैं कि हम दोनों में से किस में ज़्यादा शक्ति है। अब सनी देओल तो ठहरे हट्टे-कट्टे और मैं उनके सामने टिंगू सा। तो फिर भी हमने एक दूसरे पे चैलेंज किया कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हम दोनों चले गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में लगा हुआ था एक हैंडपंप। अब एक्चुअली में हुआ क्या, आपने गदर फ़िल्म तो देखी होगी, बस वही सीन दोबारा होने वाला है। देखो, जो सनी देओल थे और मैं था, उन दोनों के बीच में यही चैलेंज हुआ था कि किस में कितनी शक्ति है, इसका पता चलेगा कि कौन इस हैंडपंप को उखाड़ पाता है। तो मैंने उस हैंडपंप को दोनों हाथों से उखाड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो हैंडपंप ज़मीन में ही धँसा रहा और मैं उसको उखाड़ नहीं पाया। मेरी ओर ध्यान दें, मैं उसको उखाड़ नहीं पाया। फिर आई सनी देओल, उन्होंने एक ही हाथ से उसको उखाड़ दिया। अब यहाँ पर 3 चीज़ें प्रयोग में हुई। अब फ़िल्म से हटकर आप थोड़ा-सा बेसिक लाइफ में आइए और फिज़िक्स को पढ़िए। यहाँ पर 3 चीज़ें घटित हुईं। पहला है कार्य, दूसरा है ऊर्जा और तीसरा है शक्ति। थोड़ा-सा माइक को सेटअप कर लें दो। अब वॉइस क्लियर होगी। देखो, कार्य, अब कार्य क्या है? देखो, मैंने उस हैंडपंप को उखाड़ा, हालाँकि उखड़ नहीं पाया, लेकिन उखाड़ा। उखाड़ने की कोशिश तो की, पूरी शक्ति तो लगाई, ऊर्जा लगाई। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ कार्य किया था वहाँ पर। कार्य क्या किया था? हैंडपंप को उखाड़ने का। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ वो बात अलग है मेरे से, मतलब कोशिश तो की थी, इतनी बात तो सिंपल है। तो हमने कोई कार्य किया। अब कार्य ऐसे ही थोड़ी हो गया, उस कार्य को करने में हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ी, हमारी कुछ एनर्जी वेस्ट हुई और जितनी एनर्जी हम लगा पाए एकांक समय में, उसे शक्ति कहा गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सनी देओल ने हैंडपंप को उखाड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने कार्य किया।
अब उन्होंने कार्य कितना किया, इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखो, जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी उस पर वेस्ट हुई है उसने उतना ज़्यादा कार्य किया, सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया लेकिन मैं उस हैंडपंप को नहीं उखाड़ पाया, तो मैंने कार्य ज़्यादा किया लेकिन मेरी बस का रोग नहीं था। सनी देओल ने एक हाथ से ही उखाड़ दिया, यानी कि उन्होंने कार्य कम किया लेकिन हाँ हैंडपंप जरूर उखाड़ दिया। तो मैंने कार्य ज़्यादा किया मतलब मैंने ऊर्जा अपनी ज़्यादा लगाई, मैंने अपनी ऊर्जा ज़्यादा लगाई, ऊर्जा कम नहीं थी, मैंने बहुत लगाई। लेकिन सनी देओल ने जो ऊर्जा लगाई थी वो कम थी, उनको ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी, एक बार में ही हैंडपंप को उखाड़ दिया। अब दोनों में बात आती है शक्ति, शक्ति किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली सनी देओल है भाई साहब। कैसे कि भले ही कार्य और ऊर्जा मैंने ज़्यादा लगाई हो लेकिन मायने नहीं रखता मैंने कार्य और ऊर्जा कितनी लगाई, मायने ये रखता है कि मैंने एकांक समय में कितनी कार्य और ऊर्जा लगाई। अब मैं ऊर्जा बहुत तो लगा रहा था लेकिन वो ऊर्जा इतनी नहीं थी कि मैं उस हैंडपंप को उखाड़ सकूं। और सनी देओल ने एक झटके में ही इतनी ऊर्जा खर्च की, इतना कार्य कर डाला कि उनकी शक्ति इतनी हो गई कि हैंडपंप उखड़ गया। तो शक्ति में कौन ज्यादा निकले भाई साहब, हमारे सनी देओल। और पसीना किसका छूटा, हमारा छूटा। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो कार्य है, यहाँ पर ये जो कार्य है और ऊर्जा है ये दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे हैं सर, देखो हमने जितनी ऊर्जा उसमें लगाई उतना ही कार्य हुआ। अगर मान लीजिए मैं हैंडपंप को उखाड़ने में बिल्कुल ऊर्जा ही नहीं लगाता तो क्या मैंने कोई कार्य किया, जाहिर सी बात है कोई भी कार्य नहीं किया। तो हमने जितनी ऊर्जा लगाई कार्य उतना ही कंप्लीट हुआ। अब ये तो मैंने आपको बता दी बेसिकली बात। अब फिजिक्स में जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको समझिए। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तरीके से कार्य ही होता है, यानी यू, बेसिकली मैं कहना चाहूँ तो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। दो में फर्क क्या है, हम कार्य करते हैं और जो कार्य करते हैं हमें उसमें या तो ऊर्जा वेस्ट होती है या ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने ऊर्जा लगाई तो मैंने ऊर्जा हेडपंप पे लगाई तो हेडपंप को ऊर्जा प्राप्त हुई और वो बाहर निकल आया। हालांकि मेरी ऊर्जा इतनी नहीं थी, सनी देओल की थी इतनी ऊर्जा जैसे हेडपंप बाहर आया। तो इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे आप कि ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है, बेसिकली इक्वल ही है। तो सर इसको आपने क्यों पढ़ाया, हमें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को पढ़ना है, यू को पढ़ना है। तो जब मैंने आपको यही बता दिया कि यू और डब्ल्यू इक्वल है तो जो डब्ल्यू का सूत्र होगा वही यू का सूत्र होगा और जो डब्ल्यू का मात्रक होगा वही यू का मात्रक होगा। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये होगा कि कार्य को हम दर्शाएंगे डब्ल्यू से और ऊर्जा को हम दर्शाएंगे यू से। इसके अलावा और भी इनके अंदर अगर कोई डिफरेंस आता है जो चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको तो फिर वो आप आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ ही लोगे। तो उनके लिए तो आपको कोई चिंता करने की विषय है ही नहीं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कार्य के भी सूत्र में बता देता हूँ। यहाँ पर 3 सूत्र आप अच्छी तरीके से याद रख लो। पहला सूत्र होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V है हमारा विभवांतर, W है कार्य और Q है आवेश। जब मैंने आपको विभवांतर को पढ़ाया था तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ही यही था, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है। आपको याद होगा चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक यही था, वैद्युत विभव तथा धारिता के अंदर। और जो सबसे पहले सूत्र डिनोट किया था हमने और सबसे पहले जो सूत्र निकल के आया था वो सूत्र भी यही था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और दूसरा सूत्र की अगर मैं बात करूं तो Q इज इक्वल टू आई टी। अब सर ये सूत्र कहाँ पर आया था, ये सूत्र आया था इसी टॉपिक के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, विद्युत धारा के अंदर। विद्युत धारा को जब पढ़ा था तो विद्युत धारा क्या होती है, एकांक समय में आवेश का प्रवाह। यानी Q को T से डिवाइड करोगे तो I आता था। यहाँ पर देखो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता था कि नहीं, यही होता था ना। तो इसमें Q को एक साइड रखो और T को इधर पहुंचा दो यानी पश्चांतर कर दो तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, आई टी। ओके, तो दोनों सूत्र समझ में आ गए कहाँ से आए। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू ये आया था विभव और विभवांतर पढ़ा था तब, और Q इज इक्वल टू आई टी जब हमने विद्युत धारा को पढ़ा था तब। और विभवांतर का ही एक और सूत्र होता है V इज इक्वल टू आई आर, जब हमने प्रतिरोध और विद्युत धारा इनके मध्य संबंध देखा। यानी बेसिकली इसको कहूँ तो ये ओम का नियम है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। और मैं ऊपर का एरिया जो है अब इरेज कर देता हूँ।
बस मेरे से थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि एक ही सूत्र जनरेट होगा, यहाँ पर अब बहुत सारे सूत्र जनरेट होने वाले हैं। ओके, तो पहला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हमें सूत्र किसका निकालना है सर? डब्ल्यू का, कार्य का, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा के बराबर है और हम इस वक्त ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। तो V इज इक्वल टू अगर डब्ल्यू अपॉन क्यू है तो फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू क्यू, क्योंकि क्यू का मैं पश्चांतर कर दूंगा तो V के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जाहिर सी बात है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी अपॉन वी इंटू क्यू। लेकिन यहाँ पर हम डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम यू को पढ़ रहे हैं, कार्य को नहीं, ऊर्जा को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ U इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा एक सूत्र जनरेट हो गया ऊर्जा का। देख लो, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट फॉर्मूला है ऊर्जा का, U इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, कैसे आया? यहाँ पर बस Q का पश्चांतर कर दिया तो W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, और W इज इक्वल टू U तो U इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो गया। थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालें तो समझ में आ जाएगा। फिर है Q इज इक्वल टू आई टी। तो मैं क्या करूँगा, जो Q की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करूँगा। तो यहाँ पर है U इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी इंटू, अब ये जो Q है इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी मैंने I इंटू टी। तो V इंटू आई इंटू टी, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड सूत्र जनरेट हो गया। कम क्वेश्चन है इनके पूछे जाने के, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सब है। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर है। V इज इक्वल टू क्या है? आई आर। तो यहाँ पर अब एक चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो I इज इक्वल टू क्या होगा? R का पश्चांतर कर दो, V अपॉन आर। तो V इज इक्वल टू अगर आई आर है तो I इज इक्वल टू हो गया V अपॉन आर, राइट। तो मैं, ठीक है, U इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। अब V है, इसकी जगह पर मैं आई आर पुट कर दूँ। V की जगह पर क्या पुट कर दूँ मैं? आई आर। V इज इक्वल टू आई आर है इसीलिए। तो U इज इक्वल टू V की जगह पर मैंने रख दिया आई आर इंटू आई इंटू टी। तो I का जब मल्टीप्लाई अगर आप I से करते हो तो I और I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला निकल के आ गया, क्या? U इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये तीन टोटल फार्मूले हमारे पास निकल के आ गए। एक और चौथा फार्मूला हम यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं, उसको और देखें। आई इज इक्वल टू वी बटा आर है, तो मैं इधर भी वर्क कर देता हूँ आई का, तो ये हो गया आई स्क्वायर। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड अगर वर्क करता हूँ तो मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए ये तराजू है दो, अगर इन दोनों तराजू अब समान है, अब इधर मैंने थोड़ा सा वजन बढ़ा दिया, मान लीजिए 1 किलो, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर मुझे दोबारा इनको समान करना है तो मुझे इधर भी 1 किलो बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में वही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर है। बराबर हैं तो बराबर कब रहेंगे? जब दोनों संख्याएं बराबर हो। तो इधर अगर मैंने वर्क कर दिया है तो इधर मैं v का भी वर्क कर देता हूँ और r का भी वर्क कर देता हूँ। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आपको इसके बारे में पहले से जानकारी होगी। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू यहाँ पर है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या पुट कर दिया? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इनटू में क्या है? आर, इनटू में है टी। अब इस r से ये वर्ग कैंसिल हो गया है ना, सिंपल सी बात है। तो u इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर, ये r है स्क्वायर कैंसिल तो इनटू में t। तो ये हमारा फोर्थ सूत्र आ गया। अच्छा होगा अगर आप कॉपी में लिखते चले मेरे साथ साथ, तो काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट होगा। तो ये 4 फॉर्मूले टोटल हमने यहाँ पर क्या कर दिए? जनरेट कर दिए हैं। ये 4 फॉर्मूले आई होप आपकी समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ गए होंगे, क्या है, कैसे हैं, क्यों है। तो ये हो गया हमारा U, विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब सेकंड चीज क्या आती? विद्युत शक्ति, यानी इलेक्ट्रिक पावर।
पी यानी पावर, जैसे जयकॉल करता था ना पावर। अब मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी, पावर क्या होती है, थोड़ा सा माइक, बस वॉइस क्लियर आनी चाहिए। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था, एकांक समय में खर्च ऊर्जा। जैसे कि मैंने हैंडपंप को काटने की कोशिश की थी और मैंने ऊर्जा भी लगाई थी बहुत, लेकिन वो ऊर्जा मैं एक बार में इतनी नहीं लगा पाया था, जबकि सनी देओल भाई साहब आए और उन्होंने एक झटके में ही उसको उखाड़ दिया। तो एक झटके में यानी कि उन्होंने एकांक समय में ही इतनी ऊर्जा का प्रयोग किया कि वो उखड़ गया। तो पी क्या होता है, जो भी हमारी ऊर्जा है समय के सापेक्ष, यानी एकांक समय में हम कितनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, वो विद्युत शक्ति कहलाता है। तो पी का सूत्र हो गया यू अपॉन टी। अब यू के कितने सूत्र हैं, वी इंटू क्यू, आई वी इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, वी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो क्या है, इनके बटे में जस्ट टी कर दो, इन सभी के बटे में जस्ट टी कर दो, जो कि आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे, इतना तो आप कर लोगे। तो बटे में जस्ट आप अगर टी कर देते हो तो क्या होगा, जस्ट अगर आप बटे में टी करते हो तो ये विद्युत शक्ति बन जाती है। यानी यू को अगर आप टी से डिवाइड कर दोगे तो विद्युत शक्ति बन जाती है। ये आपका क्लियर होगा। अब बहुत सारे बच्चों जो नए हैं उनके मन में आ रहा होगा, सर ये आपने एक्सप्लेन तो कर दिया लेकिन इसकी डेफिनेशन हमें चाहिए। और इसके छोटे मोटे मात्रक वगैरह भी होते हैं, जैसे विद्युत शक्ति का हो गया वाट, इसका हो गया जूल, कार्य का भी जूल होता है तो ऊर्जा का भी जूल होगा। तो ये मात्रक और ये सब डेफिनेशन हमें लिखी हुई कहाँ पर मिलेगी, क्या कुछ परचेस करना है, नहीं, यहाँ पर आपको मेरे हैंड रिटन डिजिटल नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अब कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आप चैनल पर विजिट कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, लेकिन बहुत से बच्चे उनसे डाउनलोड नहीं कर पाते। तो एक बार चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आपको वो आ जाएगा तो आप डाउनलोड भी कर पाओगे। तो ये जो है हमारा टोटल कंप्लीट हो गया, क्या, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, ये दोनों चीज़ें। इसके अलावा तीसरा है किरचॉफ का नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसको पढ़ने वाले हैं। फिर किरचॉफ का नियम पढ़ के, फिर हम जब किरचॉफ का नियम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके न्यूमेरिकल करने हैं, तो क्लास लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर ओनली किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे और जो उसके नियम हैं थोड़े बहुत, या फिर मैं कहूँ तो उसके जो न्यूमेरिकल हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है, वो बात ये है कि यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर लेते, हो सकता है आप काफ़ी अच्छी तरीके से उसको नहीं समझ पाएँ। तो अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से टॉपिक को समझ जाओगे। इसीलिए हो सकता है आप ठीक से इसको यहाँ पर नहीं समझ पाओ, लेकिन बेसिक सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, चिंता मत करो। तो टेंशन मत लेना कि सर समझ में नहीं आया। देखो, किरचॉफ ने हमें दो नियम दिए थे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है, यानी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछले जो दो टॉपिक थे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने ये हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम कहते हैं, इसे किरचॉफ का संधि नियम भी कहा जाता है। अब सर इसे संधि नियम क्यों कहते हैं, इसे संधि नियम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये संधि पर अप्लाई होता है। अब संधि क्या होती है, जब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आके जंक्शन होता है, जैसे कि ये रहा एक वायर, ये रहा एक वायर, ये रहा एक वायर और ये रहा एक वायर। तो यहाँ पर ये चार तार हैं और ये चार तार आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक संधि क्रिएट हो रही है, जंक्शन क्रिएट हो रहा है। नाउ आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आ रही है I1 विद्युत धारा इस तार से, इस दिशा में, जिधर एरो बना है उस दिशा में। इस तार में I2 विद्युत धारा आ रही है, इस तार में I3 विद्युत आ रही है और इस तार से I विद्युत धारा बाहर जा रही है। तो किरचॉफ का नियम कहता है कि ये जो I है, ये जो I है, ये इक्वल होगा इन तीनों के योग के, यानी I1, I2 और I3 के योग के। तो किरचॉफ का नियम हमसे ये कहता है कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। आने वाली धाराओं का योग इज इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग। आई, ये विद्युत धारा आने वाली है और ये जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाली विद्युत धारा I1 विद्युत धारा आ रही है, I2 विद्युत धारा आ रही है, I3 विद्युत धारा आ रही है, लेकिन इनके विपरीत दिशा में I विद्युत धारा जा रही है। तो ये किरचॉफ का क्या है, लॉ है।
जैसा कि मैंने आपको अब याद करने की कोशिश करो, इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा संयोजन होता है सेलों का, तो उसमें इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन जब पढ़ा था हमने ऐसे, तो यहाँ से आई विद्युत धारा आ रही थी कि नहीं? फिर यहाँ से विद्युत धारा के जाने के लिए 3 रास्ते बँट गए। तो इधर I1 बँट गई, इधर I2 बँट गई और इधर क्या बँट गई? I3। लेकिन I1, I2, I3 इन तीनों को अगर टोटल कर लिया जाए तो ये I के इक्वल है। और इसको भी हम किरचॉफ के नियम से समझ सकते हैं। किरचॉफ के नियम से कैसे? देखो, समझने की कोशिश करो। किरचॉफ का नियम हमें आवेश संरक्षण को सिखाता है। क्या सिखाता है? आवेश संरक्षण को सिखाता है। कैसे? देखो, कोई भी चीज आ रही है और फिर वो जा रही है और दोनों इक्वल है, आने वाली चीज और जाने वाली चीज। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कैसे? जैसे कि 4 आदमी आए और 4 ही 4 चले गए, तो आदमियों का क्या कोई लॉस हुआ? 4 व्यक्तियों का कोई लॉस हुआ? नहीं। तो यहाँ पर I1, I2, I3 विद्युत धारा आई और ये तीनों मिलके एक विद्युत धारा चली गई। किसके इक्वल? I के इक्वल। यानी कि इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। चैप्टर 1 में मैंने आवेश संरक्षण का आपको नियम पढ़ाया था ना, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, उसका बस ट्रांसफर होता है। जैसे कि कोई भी सेब है, तो सेब को हमने जैसे ही खाया, वो सेब नहीं रहा, फिर वो मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, यानी सेब तो नष्ट हो गया। लेकिन आवेश है, आवेश कैसे आता है? जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी चीज़ पर और आवेश उस पर से हटा दिया, इसका मतलब क्या है कि उस पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, या तो हमने उनको वहाँ से निकाल दिया या उनकी संख्या को प्रोटॉन की संख्या के इक्वल कर दिया। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनों को हमने नष्ट नहीं किया, या तो वो ट्रांसफ़र हुए या उनकी जो वैल्यूएशन है वो कम कर दी। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आवेश नष्ट नहीं होता, उसका ओनली ट्रांसफ़र होता है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये रही विद्युत धारा। अब चूँकि अगर आवेश का नष्ट नहीं होता, आवेश कभी भी, आवेश व्यर्थ नहीं जाता, तो I जो है I1, I2, I3 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर I1, I2, I3 इन तीनों के बराबर नहीं हुई, इसका मतलब है कुछ करंट तो कहीं और गया, लेकिन कहीं और जाने के लिए तो रास्ता नहीं है, यानी ये तो आवेश संरक्षण के नियम का विरोध है। तो किरचॉफ का नियम भी आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इधर से मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 4 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से आ रही है 2 एम्पियर की धारा। तो इधर से जो विद्युत धारा जा रही है उसका मान कितना होगा? तो जो विद्युत धारा जा रही है यानी आई जाने वाली का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जितनी भी आने वाली है उन सभी को जोड़ दो। यहाँ पर देखो, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 8 और 2 10 और 1 11। दोबारा देखो, 4 और 2 6, 2 8 और 3 11। तो आई इज इक्वल टू 11 एम्पियर। यानी कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसके अंदर आपसे पूछा जाए कि 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ये धारा आने वाली है और एक विद्युत धारा है जो जा रही है, तो जा रही है वो बराबर होगी जितनी भी आ रही है। ये किरचॉफ का लॉ है, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड लॉ में मेजरली सबसे ज़्यादा दिक्कत देखी जाती है, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। किरचॉफ का सेकंड लॉ, पहला लॉ था संधि नियम और इसे कहा जाता है पास या फिर लूप नियम, किरचॉफ का लूप नियम। और इसका जनरली जो नाम है वो है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम हमसे क्या कहता है सर जी, गुरु जी, दोस्त यार बता? देखो, पास या लूप का मतलब होता है कोई भी चीज़ बिल्कुल बंद हो या बिल्कुल पैक हो। जैसे कि ये ये बिल्कुल पैक है, तो ये एक पास है या फिर लूप है, ये सब आप जानते ही होंगे। तो इसी तरीके के परपथ के ऊपर किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई होता है।
और ये कहता है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, कि किसी भी विद्युत परिपथ या बंद विद्युत परिपथ, या फिर मैं बोलूँ तो किसी भी पास लूप में बहने वाली विद्युत धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उसमें से उपस्थित विद्युत वाहक बल के इक्वल होता है। इसको समझो कैसे। उसमें मान लीजिए आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आर प्रतिरोध है, तो जितने भी इसी तरीके के आई आर हैं उनका योग बराबर होता है विद्युत वाहक बल के, यानी कि ई के योग के। अब ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे, समझ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आता तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना। पहले आपको चिन्ह परिपाटी नियम से मैं परिचित करा दूं। चिन्ह परिपाटी नियम हमसे क्या कहता है। चिन्ह परिपाटी नियम का मतलब होता है कि चिन्हों को किस तरीके से निर्धारित करना है। अब ये कैसे होता है, अगर कोई चीज़ हमारी दिशा में जा रही है तो ठीक है, जैसे विद्युत धारा हम जिधर जा रहे हैं उधर जा रही है तो ठीक है, हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे। हम आई आर को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। किस कंडीशन में, अगर विद्युत धारा उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन कहीं विद्युत धारा हमसे दगाबाजी करती है और हमारे विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करती है, तो हम उसे माइनस कर देंगे। क्यों, हमारी मर्जी। आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, हाँ आप चाहो तो प्लस कर सकते हो, लेकिन फिर आपके साथ चलने वाली धारा को आपको माइनस में लेना पड़ेगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करूँगा, पहले जो नियम बता रहा हूँ उनको पढ़ लो अच्छे तरीके से। आपकी दिशा में विद्युत धारा आएगी तो मतलब है वो प्लस है, और आपके विपरीत दिशा में यानी कि वो नेगेटिव है। अगर विद्युत वाहक बल का अगर आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो उसको प्लस लेना, अगर नेगेटिव मिलता है तो उसको माइनस लेना। सिंपल सी बात है, प्लस मिले तो प्लस और माइनस मिले तो माइनस, झंझट ही खत्म। अब यहाँ पर मैं आपको एक परिपथ बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारी बैटरी है 14 वोल्ट की, ये हमारी बैटरी है 10 वोल्ट की, ये हमारा है 2 ओम का प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है ये 4 ओम का है, और ये जो प्रतिरोध है हमारा 6 ओम का है। तो इस तरीके से मैंने एक सर्किट बना लिया। अब मैंने नहीं, ये आपको क्वेश्चन में बना हुआ दिखेगा, न्यूमेरिकल आएंगे जब आपके एग्जाम में तो पहले से ही बना दिया होगा। आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का मान ज्ञात बताइए, ज्ञात कीजिए। जो भी पूछेगा आप आंसर कर देना, पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। या तो आपको पहले से नाम लिखे मिलेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो आप खुद लिख सकते हो। कैसे, ए बी सी डी ई एफ। अब जी मत लिख देना भाई, ए बी सी डी ई एफ, यहीं पर जाकर ए बी सी डी खत्म कर देनी है आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नामकरण कर दिया, जहाँ पर भी पॉइंट है वहाँ वहाँ पर। ओके, ए बी सी डी ई एफ। अब आपको क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, विद्युत धारा को प्रवाहित करना है आपको। अब वो कैसे प्रवाहित होगी जरा देखना है आपको। यहाँ पर देखो, ये 14 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। आपको वहां से विद्युत धारा को प्रवाहित कराना है जहां से आपको आसानी हो। जैसे कि ये रही हमारी 14 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ से मैंने विद्युत धारा को प्रवाहित किया। कौन सी विद्युत धारा को, आई विद्युत धारा को यहाँ से मैंने प्रवाहित कराया। तो जब मैंने यहाँ से आई विद्युत धारा को ऐसे प्रवाहित कराया तो आई विद्युत धारा आगे की तरफ बढ़ने लगी। अब आगे की तरफ बढ़ने लगी तो विद्युत धारा यहाँ पर पहुंची, और यहाँ पर आगे भाई साहब को प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोध से कौन सी विद्युत धारा होकर गुजरेगी। सर सिंपल सी बात है, 14 वोल्ट की बैटरी है, आई विद्युत धारा इसने प्रवाहित की है, तो इस प्रतिरोध से भी जाहिर सी बात है आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हाँ सर, अब यहाँ पर देखो दो रास्ते हैं, तो अब ये जो विद्युत धारा आई है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी।
तो मान लीजिए इधर चली गई विद्युत धारा I1 और इधर चली गई विद्युत धारा I2। इधर जो विद्युत धारा गई है वो I1, इधर गई I2। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल भी तो कर सकता हूँ। ऊपर से आ रही है I विद्युत धारा, राइट, और इधर चली गई I1 विद्युत धारा, तो नीचे जाएगी फिर I माइनस के I1 विद्युत धारा। कैसे, समझने की कोशिश करो जरा। इधर जा रही है I माइनस के I1 विद्युत धारा और इधर जा रही है I1 विद्युत धारा। अगर I माइनस के I1 और I1 इन दोनों को टोटल करो तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या I, तो I विद्युत धारा तो ये है। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये विद्युत धारा दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई। कौन कौन से? इधर चली गई I1, अब I विद्युत धारा इधर से आई, इधर I1 चली गई, तो इधर कितनी बची? I माइनस के I1, राइट। तो I माइनस के I1 विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। फिर आया 4 ओम का प्रतिरोध, इससे कितनी विद्युत धारा गुजरी? I माइनस के I1। ओके, हम ऊपर चले गए तो यहाँ पर कितनी विद्युत धारा है? I माइनस के I1। अब यहाँ पर देखो, अब I माइनस के I1, इधर कितनी प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा? जाहिर सी बात है I1। तो फिर इधर कितनी जाएगी? अब I1 तो यहाँ है, तो इधर कितनी गई? I। दोबारा समझने की कोशिश करो। I माइनस I1 विद्युत धारा में से I1 तो है इधर से आ गई, देखो ये है I माइनस के I1। इधर क्या प्रवाहित हो रही है? I1 विद्युत धारा, ठीक है। I1 विद्युत धारा टोटल करोगे तो क्या हो गई? I। तो इस रास्ते में जो विद्युत धारा जा रही है वो है I, और यहाँ पर जो विद्युत धारा जा रही है वो है I। समझने की कोशिश करो दोबारा। 14 वोल्ट की बैटरी से I विद्युत धारा प्रवाहित हुई, यहाँ पर I में से I1 विद्युत धारा इधर चली गई, ठीक है, इस वाले रास्ते में B से E, और B से C कितनी बची? फिर I में से I1 को घटा दो तो I माइनस का I1। फिर C से D चले, D से E चले, तो अब E पॉइंट पर जैसे ही हम पहुंचे, इधर से I1 विद्युत धारा मिल गई, इसमें I माइनस के I1 में I विद्युत धारा आके मिल गई। तो I माइनस के I1 में I1 विद्युत धारा मिली, यानी दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? फिर जोड़ के देख लो I। तो फिर इस तार में अब कितनी बची? I, क्योंकि I1 तो इस I1 से मिलकर खत्म हो गई, और यहाँ पर I विद्युत धारा प्रवाहित हुई। लॉ हमसे ये कहता है, नियम हमसे ये कहता है, पहली चीज तो याद रखना कि 14 वोल्ट की बैटरी अगर I विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है तो उसको जो विद्युत धारा मिलनी चाहिए वो भी I होनी चाहिए। ये हमसे लॉ कहता है, तो इसको फॉलो करना और इस तरीके से नियम को अप्लाई करना। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आगे आपको कराऊंगा तो ईजी लगने लगेगा, ठीक है, जब न्यूमेरिकल की बारी आएगी तब। फिलहाल आपको इसको सॉल्व कैसे करना है सर, मेन दिक्कत तो ये है, चिन्ह प्रपाटी नियम को फॉलो करो। अब यहाँ पर आपको कितने पास या लूप दिख रहे हैं? 3 पास या लूप आपको दिख रहे होंगे। 3 पास या लूप देखो, ABEFA, ACDFA, BCDEB। पहला तो ये ऊपर का हो गया ABEFA। फिर ये पूरा का पूरा देख लो, ये भी तो एक लूप है ABCDEFA, ABCDEFA। और फिर एक नीचे भी है, एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, और एक पूरा डब्बा, तो 3 लूप हो गए टोटल। कितने हो गए? 3 लूप। हमें तो 2 ही लेने हैं जिनसे आंसर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो ये ले लेता हूँ नीचे वाला, ये नीचे वाला तो पहले ले लेता हूँ मैं BCDEB को, BCDEB, यानी B से C चलेंगे पहले, फिर C से D चलेंगे, फिर D से E चलेंगे, फिर डायरेक्ट हम कहाँ पर जाएंगे? E से B पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको याद रखना, जो लेना है वो पूरा लूप ही लेना है। कौन सा? BCDEB। नाउ आगे बढ़ते हैं, BCDEB। ओके, तो स्टार्ट करें फिर। किरचॉफ का लॉ कहता है IR इज इक्वल टू E। IR पॉजिटिव लेना है, धनात्मक, अभी पता चलेगा। B से C चलते हैं सबसे पहले। B से अगर हम C चलते हैं तो यहाँ पर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? B से C I माइनस के I1। कितनी? I माइनस के I1, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध तो है ही नहीं, यानी प्रतिरोध तो 0 है। तो फिर IR कितना हो गया? I मान लीजिए कितना है? I माइनस के I1।
और प्रतिरोध कितना है 0, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं लेना। तो हमें कोई भी चीज़ वहाँ पर सिलेक्ट करनी है जहाँ पर प्रतिरोध हो, इस पॉइंट को क्लियर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आई माइनस के आई वन को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि कर लो सिलेक्ट, हमें आर का मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ पर आई आर लेना है ना, तो आर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आर है ही नहीं। आगे चलो चलो थोड़ा, सी से डी, बी से सी चलेंगे, फिर सी से डी, बी से सी, सी से डी, सी से डी चलेंगे तो 4 ओम का प्रतिरोध आ गया, 4 ओम का प्रतिरोध आ गया। अब 4 ओम से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो है आई माइनस के आई वन, आई माइनस के आई वन इंटू 4। अभी आई माइनस के आई वन इंटू 4 पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव, तो सर विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, देखो चिन्ह ऐसे बना है सी से डी की तरफ, हम भी सी से डी की तरफ ही जा रहे हैं, देख लो तो दिशा समान है, हमारे साथ साथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई चल। तो हमने ले लिया इसको धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं है। सी से डी चले, अब डी से ई, सी से डी, डी से ई, डी से ई चली तो कोई प्रतिरोध ही नहीं मिला तो छोड़ दो। फिर चलो ई से बी, अब ई से बी चले तो हमें मिल गया प्रतिरोध कितना 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध। और इस 2 ओम से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कितनी है आई वन, देख लो इधर कितनी प्रवाहित हो रही है आई वन, तो 2 में मल्टीप्लाई कर दो आई वन का। दोबारा समझो, बी से सी चले कोई प्रतिरोध नहीं, सी से डी चले तो 4, और 4 में मल्टीप्लाई करना है, जितनी विद्युत धारा 4 से निकल रही है, तो 4 से आई माइनस के आई वन निकल रही थी तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर चले आगे, फिर मिला हमें 2 ओम, तो 2 ओम में उल्टने का मल्टीप्लाई किया जितनी विद्युत धारा इससे निकल रही थी। ठीक है, अब इसके बाद तो ये आई आर वाला पोर्शन हो गया, विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध। इधर क्या है विद्युत वाहक बल, तो इधर लिखो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मैंने क्या बताया आपको, पहले माइनस मिलता है तो माइनस में लेना, पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव में लेना। ठीक है, चलो इधर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी, हमें मिली 10 वोल्ट की बैटरी। अब सर 10 वोल्ट की बैटरी, हम बी से सी चले, सी से डी चले, डी से ई चले, ई से बी चलेंगे तो पहले तो हमें सर नेगेटिव मिला, तो 10 वोल्ट को हमें नेगेटिव लेना है नहीं, 10 वोल्ट को आपको नेगेटिव यहाँ पर नहीं लेना है। सर क्यों नहीं लेना है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? आप ही ने तो बोला था, मैंने बोला था बीजगणितीय योग के लिए। बीजगणितीय योग में देखो जनरली होता क्या है, थोड़ा सा समझ लो यहीं पर। हम ले लेते 10 वोल्ट की बैटरी है, इसको ले लिया हमने, ठीक है, प्रतिरोध के बाद 10 वोल्ट की बैटरी आ गई, इसको ले लिया, और इसको हमने ले लिया नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ई से जब बी जाएंगे तो पहले प्लस माइनस में से हमें माइनस वाला टर्मिनल मिल रहा है ऐसे, और बराबर में फिर जीरो करो, ये क्या करना है, बराबर में जीरो करना है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब सर हमें इस तरीके से फॉलो नहीं करना, हमें तो सिंपल सी लैंग्वेज में फॉलो करना है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक काम कर लेना है, अगर आपको माइनस मिल रहा है तो प्लस में लेना है। तो मैंने 10 वोल्ट को कैसा ले लिया, पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर। अगर मेरे को पहले प्लस मिलता तो फिर मैं यहाँ पर माइनस लेता, समझो इस बात को। अगर मैंने बराबर के इस साइड लिया है, बराबर के इस साइड, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर बराबर के इस साइड लेंगे तो आपको पहले अगर माइनस मिले तो इसको प्लस में लो, अगर प्लस मिले तो माइनस में लो। और अगर बराबर के आप इस साइड ले रहे हो तो पहले अगर आपको प्लस मिलता है तो प्लस में लो, माइनस मिलता है तो माइनस में लो। लेकिन अगर आप बराबर के इस साइड लोगे तो प्लस मिले तो माइनस, माइनस मिले तो प्लस, उल्टा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, 4 में आई का मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू आई, 4 में आई वन का करो तो 4 इंटू आई वन, नेगेटिव है, फिर ये क्या है 2 इंटू आई वन इज इक्वल टू क्या है 10, 4 आई, माइनस के 4 आई वन में से प्लस के 2 आई वन गया तो माइनस के 2 आई वन बचा, इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा बन गया समीकरण 1। सेम से दूसरा वाला ले लो, हमने ये ले लिया, ये जो बड़ा वाला है ना, इसको देख रहे हो, वो पूरे वाले हो, इसको ले लिया, नहीं मैं बीच वाले को लेता हूँ, मैं नीचे वाला ले लिया, मैं इस बार ऊपर वाले को लूँगा। कौन कौन से को देखो यहाँ पर, ए बी ई एफ ए को, मैं चाहता तो ए बी सी डी ई एफ ए को ले सकता था, लेकिन मेरे को सरल ये लग रहा है ऊपर वाला ए बी ई एफ ए, तो मैंने ले लिया ए बी ई एफ ए।
आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले लो। कुछ बच्चों के थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा। बेटा याद रखना दोस्त, याद रखना, मैं आपका दोस्त ही समान हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो न्यूमेरिकल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये नंबर देके जाएगा पक्के पर बोल रहा हूँ। चलो 14 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से निकले हम। अब 14 वोल्ट की बैटरी से निकले तो 6 हमको प्रतिरोध हमें मिला। अब विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है आई, तो आई का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आई ही निकल रही है यहाँ से। फिर चले, फिर बी से ई, ए से बी, बी से ई, बी से ई, हमें मिली बैटरी 10 वोल्ट की। अब मैं 10 वोल्ट बराबर के इस साइड लिखूँ या बराबर के इस साइड? बराबर के इस साइड ही लिख लो। अब चाहो तो इस साइड भी लिख लो, आंसर बराबर आएगा, खुद करके देख लेना, या कल न्यूमेरिकल वाली वीडियो में मैं करा दूंगा। तो पहले बराबर के उस साइड ही लिखूंगा मैं इसको। फिर है 2 ओम, तो 2, इससे I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इधर विद्युत धारा है, इधर ही हम जा रहे हैं, बी से ई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर काम खत्म। इधर देखो इक्वल में, ए से बी चले कोई विद्युत वाहक बल नहीं, बी से ई चले तो हमें 10 वोल्ट की बैटरी मिली थी। अब इधर विद्युत वाहक बल देखना है, इतनी 10 वोल्ट की। हमें पहले क्या मिला था, पॉजिटिव, तो इस 10 को लो नेगेटिव। फिर ई से एफ चले, फिर एफ से ए, ई से एफ, एफ से ए, एफ से ए चले तो 14 वोल्ट की बैटरी मिली। 14 वोल्ट की बैटरी का पहले हमें नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव मिला तो पॉजिटिव लो, प्लस मिले तो माइनस, माइनस मिले तो प्लस। हाँ, बराबर के अगर मैं इस साइड लेता तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस लिखता। 6i प्लस के 2i1 इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 10 करोगे तो 4। तो ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। तो आपके पास 2 समीकरण आ गए। पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रतिस्थापन विधि है या विलोपन विधि है, इनमें से कोई सा भी आता होगा। वज्रघूर्णन और तमाम विधियां हैं। मैं परपत को भी मिटा देता हूँ अभी। अब विद्युत धारा का मान ही तो ज्ञात करना है, वो तो समीकरणों से निकल आएगा। ठीक है, सब मिटा देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो 4i माइनस के 2i1 इज इक्वल टू 10, 6i प्लस के 2i1 इज इक्वल टू 4। दो समीकरण है, मैं विलोपन विधि से हल करता हूँ। कैसे? यहाँ पर है 4i माइनस के 2i1 इज इक्वल टू 10। अब मुझे बनाना है इसको भी क्या, माइनस। क्या बनाना है इसको, माइनस। तो इसमें माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये जो 6i प्लस की है, ये माइनस के 6i हो गया। ये जो प्लस के 2i1 है, ये माइनस के 2i1 हो गया। इज इक्वल टू क्या है, 4। क्या है, इज इक्वल टू 4। अब विलोपन विधि में करते क्या है, ये संख्या माइनस की है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, ये संख्या माइनस की है तो इसको प्लस करेंगे, और ये संख्या प्लस की है तो इसको माइनस करेंगे। अब प्लस के 6i प्लस के 4i, टोटल 10i हो गए। ठीक है, अब इधर है प्लस के 2i1, माइनस के नहीं है, प्लस के, माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस के 2i1 माइनस के 2i1 कैंसल, आपस में जीरो हो गई। ये तो प्लस के 10 और माइनस के 4, तो 10 में से 4 गए तो 6। आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। 10 का पश्चांतर कर दो तो 6/10, 6/10, 10 का 6 में भाग दो तो 0.6 एम्पियर। तो विद्युत धारा का मान क्या आ गया, 0.6 एम्पियर। यहाँ पर विद्युत धारा का मान निकल के आया है। अच्छा, I1 का मान क्या होगा फिर, I1 का मान क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा है, 6 इंटू क्या है आई की जगह पर पुट करूँ 0.6, 0.6 ही आया ना आई की वैल्यू, 0.6 प्लस के 2i1 इज इक्वल टू 4। आई होप आपको ये विधि आती होगी। तो 6 का मल्टीप्लाई 0.6 में करो, एक काम करो ऐसे कर लो, 10 आ गया नीचे, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3.6 इंटू 2i1 इज इक्वल टू 4/3.6। फिर I1 का भी पश्चांतर कर दो तो I1 इज इक्वल टू हो गया 4/6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.2। तो ये इसका मान है, इसको कैलकुलेट कर लेना, वरना जरूरत नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए था। इस क्वेश्चन के आने की संभावना लगभग ना के बराबर है, 99% संभावना है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा।
ये एग्जाम्पल के लिए था, इतने हार्ड नहीं आते, बिल्कुल सरल से आते हैं जिनके डिवाइडेशन हो जाए, आंसर आ जाए। ऐसे तो नीट में भी नहीं आते ना। तो फिर आज किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, फोर्थ लॉ पढ़ा, मतलब दो तो टॉपिक वही हो गए, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, और दो हो गए किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। आई होप आपको ये जो लॉ है ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगा। और अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट एक ही मैं कहना चाहूँगा बात आपसे कि वीडियो को रिवाइंड करके देखें। चलिए मिलता हूँ आपसे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लेक्चर धीरे धीरे बढ़ेंगे इनकी क्वांटिटी।